नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विधर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अपने पॉलिटी के सीरीज में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है भारतीय संविधान के स्रोत। आज हम लोग जानेंगे दोस्तों कि भारतीय संविधान पर किन किन बाह्य एवं आंतरिक स्रोतों का प्रभाव है, उससे संबंधित जितने भी पॉइंट होंगे सबको हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो भारतीय संविधान पर लगभग 60 देशों का प्रभाव है। मतलब 60 देशों के संविधान में जो अच्छी अच्छी बातें शामिल थी उसको क्या किया गया, भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा, इन 60 देशों के अलावा जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है भारतीय संविधान पर, वो किसका है? तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 का है दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग हमारे भारतीय संविधान में 2/3 भाग को क्या किया गया है, शामिल किया गया है दोस्तों। ये याद रखिएगा, सबसे अधिक प्रभाव अगर पूछेगा कि हमारे संविधान पर किसका है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का है दोस्तों। अब भारत शासन अधिनियम 1935 से कौन कौन सी बातें को हमारे संविधान में शामिल किया गया है, तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों। तो पहली बात क्या है, तो संघीय तंत्र। क्या है? संघीय तंत्र। आपको हम बताए थे कि संघीय तंत्र का मतलब होता है दोस्तों सत्ता को विकेंद्रित, मतलब कि जो शक्ति है किसी एक व्यक्ति के हाथ में न दे करके क्या करना है, उसको विभाजित करना है। मतलब उसको बांट करके चलाना है, मतलब कि बांट करके शासन को चलाना, वो क्या कहलाता है? संघीय तंत्र कहलाता है। तो संघीय तंत्र जब भी आपसे पूछेगा तो ये 1935 का अधिनियम। अगला है न्यायपालिका। जो न्यायपालिका है दोस्तों, एक न्यायपालिका है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, दोनों में अंतर है दोस्तों। अगर सिर्फ न्यायपालिका की बात करेगी तो क्या कीजिएगा आप, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। लेकिन जब स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करेगा तो हम लोग अमेरिका के संविधान में आएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर न्यायपालिका का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया दोस्तों। अगला है लोक सेवा आयोग। जो लोक सेवा आयोग को हमारे संविधान में शामिल किया गया दोस्तों, वो भी 1935 के अधिनियम द्वारा ही शामिल किया गया है दोस्तों। ये भी आप याद रखिएगा। अगला है राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश ये भी हमारे संविधान में 1935 से ही शामिल किया गया है। आपको पता है अध्यादेश का जो आर्टिकल है ये 1 to 3 मतलब कि 123 है दोस्तों। 123 अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में कहा गया है कि अगर संसद सत्र में नहीं है, अगर संसद क्या है, सत्र में नहीं हो, और देश के लिए कोई इमीडिएट कानून बनाना हो, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है दोस्तों। ये याद रखिएगा। इसको हम लोग जब राष्ट्रपति का चैप्टर पढ़ेंगे तो और डिटेल में हम लोग जानेंगे। अगला है दोस्तों कैग, जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल बोलते हैं दोस्तों। ये भी जो पद है ये कहाँ से लिया गया है, तो 1935 से लिया गया है। ये भी याद रखिएगा, कैग का जो पद है वो 1935 के संविधान शासन अधिनियम से, भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। अगला है दोस्तों आपात उपबंध व प्रशासनिक विवरण। याद रखिएगा, जो आपात की जो बात की जाती है हमारे संविधान के भाग 18 में, आपात उपबंध का उल्लेख कहाँ गया है, तो भाग 18 में किया गया दोस्तों, अनुच्छेद 352 से कहाँ तक, 360 तक दोस्तों। इसमें याद रखिएगा कि जो दो आपात है आपका, अनुच्छेद 352, 356, इसका संबंध आपके भारत शासन अधिनियम 1935 से, किंतु जो द्वितीय आपात की बात करेंगे हम लोग जो 360 में है, वो कहाँ से लिया गया है, तो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। तो इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से हमारे भारत में क्या क्या, भारतीय संविधान में क्या क्या शामिल किया गया है, उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो पहला है मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार है दोस्तों, हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि जो मौलिक अधिकार है ये अमेरिका के संविधान में इसको विल ऑफ राइट कहते हैं। क्या कहते हैं? विल ऑफ राइट। ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि फंडामेंटल राइट्स को या मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान में क्या कहा जाता है, तो विल ऑफ राइट्स कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर आपको फंडामेंटल राइट नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है, उसी से अमेरिकी संविधान से प्रेरित होकर के हमारे संविधान में ये मौलिक अधिकार को दोस्तों शामिल किया गया है। जो मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद आपका 12 से कहाँ तक है, तो 35 तक है। ये भी याद रखिएगा। आगे आते हैं दोस्तों, क्या है अगला, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अभी हम आपको बताए थे कि जब सिर्फ न्यायपालिका की बात करेगा तो वो 1935 का अधिनियम हो जाएगा। लेकिन जब न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करेगा, हम बता दिए थे कि जो हमारी न्यायपालिका होती है उस पर न किसी का, मतलब न विधायिका का और न ही कार्यपालिका का किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता। वो क्या होती है, वो स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए होती है। ये भी याद रखिएगा। अगला है दोस्तों न्यायिक पुनराविलोकन। ये भी याद रखिएगा, न्यायिक पुनराविलोकन क्या होता है, तो न्यायिक पुनराविलोकन का मतलब होता है दोस्तों कि अगर सरकार हो या विधायिका हो कोई ऐसा कानून बनाती है जो क्या हो, हमारे संविधान के अनुकूल नहीं है, हमारे संविधान के अनुकूल नहीं है, तो
सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उसको गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है दोस्तों। ये न्यायिक पुनर्विलोकन के द्वारा ही दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। अगला है राष्ट्रपति पर महाभियोग। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चला जाता है दोस्तों, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद किसमें है, तो अनुच्छेद 61 में कहा गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए, वो अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है दोस्तों। और ये भी याद रखिएगा, महाभियोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति पर चलता है दोस्तों, और किसी पर महाभियोग नहीं चलता है। अगला है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। एससी और एचसी का मतलब होता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाना, उनको भी पद से हटाया जाता है, लेकिन इनको महाभियोग नहीं चलता, इन पर क्या चलता है, साबित कदाचार। साबित कदाचार के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं उपराष्ट्रपति का पद। ये उपराष्ट्रपति का पद है दोस्तों, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद बोले या आपसे बोले राज्यसभा के सभापति का पद कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति देश का उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों। आगे आते हैं, अगला है संविधान संशोधन में राज्यों का अनुमोदन। आपको बता दिए थे कि हमारे संविधान में संशोधन जो है वो 3 प्रकार से होता है, और हमारे संविधान में संशोधन जो है वो अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन की बात करेगा तो वो अफ्रीका से लिया गया है, लेकिन हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं संविधान संशोधन में राज्यों का अनुमोदन। आपको बताए थे कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है, उसमें एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि 2/3 बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, उसमें से आधे से अधिक राज्यों की अनुमति भी होनी चाहिए। वही क्या है दोस्तों, उसी की यहाँ पर बात की जा रही है दोस्तों। अगला है दोस्तों वित्तीय आपात। आपको हम बताए थे कि वित्तीय आपात अगर बात करेगा तो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर सिर्फ आपात उपबंध की बात करता है तो आप भारत शासन अधिनियम 1935 को टिक कीजिएगा। वित्तीय आपात हमारे संविधान के अनुच्छेद 360 में इसका उल्लेख किया गया है, और ये भी याद रखिएगा एक ऐसा आपातकाल है ये कि अभी तक देश में लागू नहीं हुआ है। बाकी आपका आर्टिकल 352 और आर्टिकल आपका 356 लागू हो चुका है दोस्तों। आगे आते हैं संविधान की सर्वोच्चता। आपको बता दिए थे कि देश में जो सबसे बड़ा कानून होता है वो क्या होता है, संविधान होता है। संविधान से ऊपर कोई कानून नहीं होता है दोस्तों। तो ये संविधान की जो सर्वोच्चता होती है वो हमारे संविधान में अमेरिकी संविधान से शामिल किया गया दोस्तों। आगे है प्रस्तावना के शब्द। अगर प्रस्तावना सिर्फ बोले या प्रस्तावना के शब्द बोले कहाँ से लिया गया, मतलब प्रियम्बल कहाँ से लिया गया, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना के शब्द में दोस्तों जो हम लोग शुरुआत करते हैं हम भारत के लोग से, ये हमें अमेरिका से ही क्या किया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर प्रस्तावना की भाषा बोलेगा तो वो आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है दोस्तों। लेकिन यहाँ प्रस्तावना के शब्द बोल रहा है या आपको सिर्फ बोल दे प्रस्तावना, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या है, जनहित याचिका। जनहित याचिका, जनहित याचिका का मतलब होता है दोस्तों कि कुछ ऐसे विषय होते हैं जो क्या होते हैं, जो सार्वजनिक रूप के होते हैं। अगर कुछ ऐसे विषय जो सार्वजनिक रूप के हों और उन पर क्या हो रहा है, उन पर सरकार प्रतिबंधित, मतलब उनके अधिकारों को प्रतिबंधित करती है, तो वो क्या कर सकते हैं, सार्वजनिक रूप से सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील, अपने मुकदमे को दायर कर सकते हैं दोस्तों। वही क्या है, जनहित याचिका है। यही हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर आपसे बोले कि जनहित याचिका के जनक कौन है भारत में, तो उनका नाम याद रखिएगा, जो जस्टिस भारत के जो पूर्व न्यायाधीश थे पीएन भगवती थे। इन्हें भारत में जनहित याचिका का पिता या जनक माना जाता है। इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों हम लोग ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या हमारे देश में शामिल किया गया वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है एकल नागरिकता। क्या है, एकल नागरिकता। हम आपको बता दिए थे कि हमारे संविधान में क्या किसका प्रावधान किया गया है, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। मतलब कि हम जिस राज्य में रहते हैं वहाँ के नागरिक नहीं है, बल्कि हम वहाँ के निवासी हैं, और हम लोग कहाँ के नागरिक हैं, तो हम लोग भारत के नागरिक हैं। इसका उल्लेख हमारे संविधान के भाग 2 में किया गया दोस्तों। अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल आपका 5 से 11 तक के बीच में एकल नागरिकता के बारे में बात किया गया है दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों, आगे संसदीय प्रणाली। अगर आपसे वो संसद की अगर बात करता है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा जो संसदीय प्रणाली है वो हमारे देश में ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। संसदीय प्रणाली हो या मंत्रिमंडल प्रणाली भी इसको हम लोग कहते हैं, वो ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। हमारे संविधान और ब्रिटेन के संविधान में एक ही अंतर अगर पूछेगा आपसे तो याद रखिएगा कि हमारे संविधान में जो संसदीय व्यवस्था है उसमें और ब्रिटेन के संसदीय व्यवस्था में मुख्य अंतर क्या है, तो वो जो न्यायिक पुनरावलोकन आपको ये बताए थे ये हमारे संविधान में है, जबकि इंग्लैंड के संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं विधि का शासन। विधि का शासन ये भी
ब्रिटिश संविधान से ही लिया गया है, जिसको हम लोग विधि निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। विधि का शासन का मतलब होता है दोस्तों कि जो विधि होती है, जो मतलब कानून होते हैं, कानून से बढ़कर कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है, या वो सरकार हो या कोई धनी व्यक्ति ही, संपन्न व्यक्ति ही क्यों ना हो, जो कानून है वो सबके लिए क्या है, एक समान होता है दोस्तों, उससे ऊंचा मतलब ऊपर कोई नहीं होता है दोस्तों। यही क्या है, विधि का शासन। अगला है दोस्तों सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया। आप देखते हैं कि चुनाव होता है, या लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, किसी प्रकार का चुनाव होता है, तो उसमें जो जीत तय किया जाता है, तो जीत उन्हीं की होती है, उन्हीं पार्टी की होती है जो चुनाव में सर्वाधिक कहलाते हैं, मत लाते हैं, उन्हीं को क्या होती है, जीत होती है। तो ये प्रक्रिया भी ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है दोस्तों। आगे आते हैं द्विसदनीय व्यवस्था। हमारे भारत में आपको पता है जो संसद है वो क्या है, द्विसदनीय है, मतलब कि एक उच्च सदन है और एक निम्न सदन है। तो ये भी जो सदनीय व्यवस्था है वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। परमाधिकार लेख, परमाधिकार जिसको हम लोग रीट भी बोलते हैं दोस्तों, जो परमाधिकार है ये, इसको हम लोग रीट भी बोलते हैं, जो आपके आर्टिकल 32 में है, जो आपका आर्टिकल 32 में है। ये परमाधिकार जो लेख है ये बताता है कि आप जो पद पर या जो भी कार्य कर रहे हैं, आप किस अधिकार से कर रहे हैं, इसका उल्लेख आपके परमाधिकार में किया गया है दोस्तों। अगला है विधि के समक्ष समानता, जो आपका आर्टिकल 14 है, मौलिक अधिकार का जो आर्टिकल 14 है दोस्तों, उसमें विधि के समक्ष समानता की बात की गई है दोस्तों। मतलब कि कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, उनकी जाति भी किसी प्रकार की हो, तो वो कानून के समक्ष क्या है, एक समान हो, या उच्च वर्ग के हो या वो निम्न वर्ग के हो। तो याद रखिएगा, विधि के समक्ष समानता या विधि का शासन की बात करेगा या विधि निर्माण की प्रक्रिया बोलेगा, तो ब्रिटेन के संविधान से ये सब लिया गया है दोस्तों। ये आपसे बोल दे कि आर्टिकल 14 किस देश से लिया गया है, तो वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है दोस्तों। इतनी सारी बातें हमारे संविधान में ब्रिटिश संविधान से शामिल की गई है। आगे आते हैं दोस्तों हम लोग, कनाडा के संविधान से कौन कौन सी बातें ली गई है। तो केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन, ये याद रखिएगा, हम बता दिए थे कि जो संघात्मक व्यवस्था है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघात्मक मतलब होता है दोस्तों केंद्र एवं राज्यों के बीच जो शक्तियां होती है उसको विकेंद्रीकृत करके प्रशासन को चलाना, यही क्या होता है, संघात्मक व्यवस्था। आगे है दोस्तों भारत राज्यों का क्या है, भारत राज्यों का संघ है, ये याद रखिएगा, जो भारत हमारा है वो राज्यों का संघ है दोस्तों। ये कनाडा को ही हम लोग आगे हम आपको लास्ट में बताएंगे, इसको ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर आपको भारत राज्यों का संघ है, अगर आपको कनाडा अगर नहीं देगा तो आपको क्या देगा, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका देगा। अगर आपसे पूछेगा भारत राज्यों का संघ है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से। अगर कनाडा ऑप्शन नहीं देगा तो आपको ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका देगा, जिसको हम लास्ट में क्या कर दिए हैं, उसको हम शामिल कर दिए हैं दोस्तों। आगे आते हैं केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। आपको पता है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वो केंद्र द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति क्या करता है, हर एक राज्य में अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करता है, जिसे हम लोग राज्यपाल कहते हैं। तो ये राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया भी कनाडा के संविधान से दोस्तों ली गई है। आगे अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। आपको हम बताए थे कि शक्तियों का विभाजन किया गया है। संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें जो शक्तियों का विभाजन है वो 3 प्रकार से किया गया है। कुछ विषय केंद्र को, संघ को दिया गया है, कुछ विषय राज्य को दिया गया है, और कुछ ऐसे विषय हैं जिसको संवर्ती में शामिल किया गया, मतलब जो दोनों को दिया गया है, दोनों को दिया गया है। किंतु अगर दोनों के कानून में अगर कुछ मतभेद होता है तो जो संघ द्वारा बनाया गया कानून है वही क्या होता है, मान्य होता है। अगर इनके अलावा भी कुछ ऐसे विषय होते हैं दोस्तों जो क्या होते हैं, अवशिष्ट विषय होते हैं, और जो अवशिष्ट विषय हैं वो किसको प्रदान किया गया है, तो अवशिष्ट विषय केंद्र को प्रदान किया गया है। तो ये अवशिष्ट विषय का भी संबंध कहाँ से दोस्तों, कनाडा से है दोस्तों। कनाडा से हमारे संविधान में शामिल किया गया। आगे दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शदाता भी कहते हैं दोस्तों। आर्टिकल जो 143 है आपका, उसमें सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शी दाता भी कहा गया। परामर्शी मतलब होता है दोस्तों कि अगर राष्ट्रपति चाहेगा तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, किंतु वो सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है दोस्तों। तो अगर परामर्श की बात करेगा सुप्रीम कोर्ट का, तो वो भी कनाडा के संविधान से लिया गया। आगे हम लोग आते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। हमारे संविधान में क्या क्या शामिल किया गया, तो पहला है दोस्तों संविधान संशोधन। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो हमारे संविधान में दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, और ये आपका अनुच्छेद 368 में है, और भाग अगर पूछेगा तो भाग 20 में क्या गया, इसको संविधान संशोधन की प्रक्रिया को शामिल किया गया है। अगला है दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों की जो निर्वाचन की प्रक्रिया है दोस्तों, ये भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है।
दोस्तों सभी याद तो रखते हैं संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से, लेकिन इसको भी आप ध्यान दीजिएगा कि राज्यसभा में जो निर्वाचन होता है वो किस देश के संविधान से शामिल हमारे संविधान में किया गया है, दक्षिण अफ्रीका। आगे आते हैं दोस्तों, अगला आपका है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से पहला है समवर्ती सूची। आपको बता दिए थे 3 प्रकार की सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है दोस्तों हमारे संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगर हम बात करें समवर्ती सूची की, समवर्ती सूची क्या होता है, जिस पर संघ एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। अगर हम बात करें तो समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में इसमें 47 विषय को शामिल किया गया था, किंतु समय समय पर संशोधन के फलस्वरूप वर्तमान में बात कर लें तो इसमें कुल कितने विषय हैं, तो 52 विषय हैं दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। अगला है संयुक्त बैठक। क्या है? संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक का मतलब होता है दोस्तों कि अगर किसी भी विषय पर राज्यसभा और लोकसभा में मतभेद हो जाता है तो उस मतभेद को दूर करने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के द्वारा संयुक्त बैठक को बुलाता है, लेकिन किंतु वो संयुक्त बैठक में शामिल नहीं होता है। और संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, जो स्पीकर होते हैं दोस्तों, वो करते हैं। ये भी याद रखिएगा। संयुक्त बैठक कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया से। अगला है दोस्तों प्रस्तावना की भाषा। आपको हम बताए थे कि अगर प्रस्तावना बोलेगा तो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है दोस्तों वो आपका ऑस्ट्रेलिया का संविधान से लिया गया। अगला है व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता। तो आपको दोस्तों हम याद दिला दें कि हमारा जो संविधान है, संविधान का भाग 13 है, भाग 13 है। तो भाग 13 अनुच्छेद आपका 301 से लेकर के 307 तक में कहा गया है कि भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति व्यापार वाणिज्य के लिए क्या होता है, वो स्वतंत्र होता है। तो व्यापार वाणिज्य के बारे में अगर बात करेगा तो आप ऑस्ट्रेलिया को याद रखिएगा। आगे आते हैं हम लोग आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में क्या क्या शामिल किया गया है तो वो देखते हैं। तो पहला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम लोग DPSP के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे संविधान में आयरलैंड से ही शामिल किया गया है। इसका उल्लेख संविधान में भाग 4 में अगर अनुच्छेद की बात करें तो 36 से 51 के बीच में दोस्तों। अब ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, तो हर एक राज्य को कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए इसको हमारे संविधान में शामिल किया गया है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। फिर क्या राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन का पद्धति होता है दोस्तों, वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ये आयरलैंड से ही लिया गया है। अगला है राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। जो राज्यसभा में होता है, नामांकन मतलब दोस्तों यहाँ मनोनयन की बात हो रही है, मनोनयन या मनोनीत जिसको हम लोग बोलते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति को आपका अनुच्छेद 80 के द्वारा ये अधिकार दिया गया है कि कोई व्यक्ति साहित्य में, कला में, विज्ञान में ख्याति प्राप्त करता है तो वो राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है दोस्तों। तो जो मनोनयन की प्रक्रिया है राज्यसभा में राष्ट्रपति का, वो आयरलैंड के संविधान से ही हमारे संविधान में शामिल किया गया दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों जर्मनी के संविधान से। जर्मनी के संविधान से क्या कौन सी बातें ली गई है, तो जर्मनी के संविधान से हमारे संविधान में आपात के दौरान मूल अधिकार का निलंबन मतलब कि स्थगन, ये याद रखिएगा। हमारे संविधान में जर्मनी के संविधान से आपातकाल नहीं लिया गया है, बल्कि आपात के दौरान जो मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं, स्थगन होते हैं, जो वो प्रक्रिया है वो जर्मनी के संविधान से दोस्तों ली गई है। आगे हम लोग आते हैं, आगे है दोस्तों आपका रूस के संविधान से। रूस के संविधान से जिसको हम लोग बोलते हैं सोवियत संघ पहले बोलते थे, उससे हमारे देश में क्या लिया गया, तो मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस के संविधान से ही हमारे संविधान में लिया गया। आपको हम बता दें कि जो मौलिक कर्तव्य है हमारे संविधान के मूल संविधान में नहीं था। मतलब जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय ये मौलिक कर्तव्य नहीं था, बल्कि ये कब आता है, तो ये आपका 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है। और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है। इसके लिए एक समिति बनती है जिसको हम लोग सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बोलते हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति या कमेटी बोलते हैं दोस्तों। और ये हमारे संविधान में एक नया भाग जुड़ता है जिसको हम लोग 4A बोलते हैं दोस्तों। इसके लिए एक नया आर्टिकल बनता है जिसको हम लोग 51A या 51 को भी हम लोग बोलते हैं दोस्तों। इसको हमारे संविधान में शामिल किया गया है दोस्तों। उस समय जब 1976 में शामिल किया गया था तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था, लेकिन 86वां संविधान संशोधन होता है कब, 2002 में होता है। इसमें एक और नया कर्तव्य जुड़ता है। इस तरह से कुल मिला करके अभी अगर बात करें तो कितने हो गए, तो अभी हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों। आगे आते हैं
अगला क्या है, प्रस्तावना में जो आपका प्रियम्बल है उसमें सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक न्याय की बात की जाती है दोस्तों, ये भी रूस के संविधान से लिया गया है। आपको पता होने से अगर पूछे आपसे कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार की। कौन कौन से न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये याद रखिएगा। तो ये रूस के संविधान से या सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है दोस्तों। आगे आते हैं, जापान के संविधान से क्या क्या लिया गया दोस्तों। तो जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, हम लोग विधि से संबंधित बहुत सारी बातों को देखें दोस्तों। विधि जैसे हम लोग देखें विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, जो आपका विधि के समक्ष समानता, ये सब हम लोग देखें जो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। लेकिन यहाँ पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होता है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब होता है दोस्तों कि विधायिका जो कानून बनाती है देश के लिए, तो वो क्या कानून होना चाहिए? वो विधिवत होना चाहिए। मतलब कि वो जो संविधान है, संविधान के दायरे में रहकर ही क्या होना चाहिए? वो कानून को बनाना चाहिए। मतलब वो कानून संविधान से बाहर होकर के कोई ऐसा गैर संवैधानिक कानून विधायिका नहीं बना सकती है दोस्तों। ये क्या है? ये जापान के संविधान से लिया गया है दोस्तों। अगला है दोस्तों, फ्रांस के संविधान से, हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया? तो फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? तो फ्रांस के संविधान से। ये गणतंत्र क्या होता है? तो हमारा संविधान या हमारा देश, अगर पूछिएगा गणतंत्र कब बना, तो जब हमारा देश में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसी समय से हमारा देश एक गणतांत्रिक देश माना जाता है दोस्तों। मतलब कि दोस्तों कि जो हमारे देश के प्रमुख होते हैं उनका जो पद होता है एक निश्चित समय के लिए होता है, और उनका पद क्या होता है? वंशानुक्रम नहीं होता। मतलब कि राष्ट्रपति जो बनते हैं, तो अगला जो राष्ट्रपति बनेगा वो राष्ट्रपति का बेटा नहीं बनेगा दोस्तों। यही क्या होता है? गणतंत्र व्यवस्था होता है दोस्तों। आगे है, प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और जो बंधुता की जो बात की जाती है, ये बोलिए कहाँ से लिया गया? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, तो उसमें फ्रांसीसियों का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना। तो ये जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व देखते हैं, जो हमारे कहाँ किस संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग ये प्रस्तावना में दोस्तों। प्रस्तावना में ही स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को जोड़ा गया है, जो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की बात कर ले तो अमेरिका, प्रस्तावना की भाषा की बात कर ले तो ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना में बताएं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के बारे में तो रूस, और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना की बात करें तो फ्रांस। और अभी कुछ समय पहले आपको बताए थे ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के बारे में, जिसको लोग कनाडा भी बोलते हैं, हम लोग कनाडा भी बोलते हैं। ये भी इससे क्या लिया गया? कनाडा। ऐसे समझाने के लिए लिख दिया आपको, वहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपको समझाने के लिए कि ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका को हम लोग कनाडा ही बोलते हैं। ये राज्यों का संघ बता दिए थे कि आपका आर्टिकल जो भाग 1 का अनुच्छेद 1 है, उसमें भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है दोस्तों। ये याद रखिएगा। तो इसमें हम लोग इतनी सारी बातें भारतीय संविधान के सोर्स के बारे में जाने। अगला जो दोस्तों हमारा वीडियो आएगा, इससे बनने वाले जितने ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग देखेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।